Hello friends, let's discuss about what is Node.js and how in Node.js the event loop works and the internal of Node.js. So किसी के internal के बारे में जानना अच्छी बात नहीं है, but हम कौन से अच्छे हैं और also we are developers, so we have to know about how the Node.js works. So let's discuss. First, before we discuss about Node.js, as we know that the the founder of Node.js. So this guy is the founder of Node.js. So what he did, he just go to the browser. As you see, this is my browser Node.js. Sorry, this is my Chrome browser, and he stolen something from here. Let's see what he stolen from this browser. Means the Chrome. What is stolen from Chrome? First of all, before understanding what he stolen from the Chrome, we understand what है क्रोम क्रोम में क्या है और उन्होंने क्या स्टोलन किया और क्यों किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ब्राउज़र में हम देखेंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं ब्राउज़र ब्राउज़र में कौन कौन सी कंपोनेंट अवेलेबल होती है, पहले हम वो देखेंगे। उसके बाद ही जाएंगे हम नोड जेएस के अंदर। सो फर्स्ट यूज़र इंटरफेस, जैसे कि आपको पता है ये है, ये जो यूज़र इंटरफेस है, ये पर सेटिंग्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं, टैब्स है। तो यही है यूज़र इंटरफेस। सो एड्रेस बार हो गया, टैब हो गया, ये सब है सेटिंग्स। उसके बाद जो है ब्राउज़र इंजन, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्राउज़र इंजन को फर्दर टू स्टेप में डिवाइड हुआ है। जैसे हुआ है इसका जो एक जावास्क्रिप्ट इंजन है, जो उसको V8 इंजन बोलते हैं, ये सिर्फ क्रोम में अवेलेबल होता है। उसकी इंजन को बोल जावास्क्रिप्ट इंजन को बोलते हैं V8 इंजन। और एक इंजन होता है जो रेंडरिंग इंजन, जो रेंडर करता है HTML को, मतलब पार्स करता है, CSS को भी पार्स करता है और डॉम बिल्डिंग करता है और CSS ओम बिल्डर यही सब करता है वो रेंडरिंग इंजन। ये पार्ट है ब्राउज़र इंजन। ब्राउज़र इंजन का टू सब पार्ट है, एक जावास्क्रिप्ट इंजन है और एक रेंडरिंग इंजन है। उसके बाद जो जावास्क्रिप्ट इंजन है वो जो है वेब एपीआई को यूज़ करता है, और जो रेंडरिंग इंजन है वो भी इसको यूज़ करता है। उसके बाद ऑल्सो ही यूज नेटवर्क लेयर, जो ब्राउजर है उसके अंदर नेटवर्क लेयर है और ये दोनों उस नेटवर्क लेयर को यूज करते हैं। और ऑल्सो बैकएंड यूआई को भी ऑल्सो ये लोग यूज करते हैं। और डाटा स्टोरेज जो होता है, कैश मेमोरी होता है, लोकल स्टोरेज होता है, इस सब को जो हमारा V8 इंजन है और रेंडरिंग इंजन है वो दोनों यूज करते हैं। ऑल्सो operating system for heavy task or CPU related task, so they need to talk to operating system. So these are things. So okay, so many things present in the browser, but why the Node.js creator who only stolen the V8 engine? Or if he stole only the V8 engine, then these functionality are gone. Like if I store some data, or if I want to talk to operating system for CPU related work or GPU related work, only operating system have the power to communicate with the the CPU and the GPU or any other hardware part of the computer, like the mic or like the mic and like the camera. I am shooting the video, so these SS only have in operating system. So why he just stole that JavaScript engine? Then if he stole, then it is not enough to create Node.js. As you know, Node.js is a combination of JavaScript, JavaScript engine, V8 engine, also the libuv library that are fully written by C language, and also he give a runtime to that thing, and that thing are written also in C. So C, that thing written in C++, sorry. So V8 इंजन जो है हमारे पास है, V8 इंजन है।
वेट इंजन को हम समझेंगे पर एक कोड के जरिए समझेंगे, जैसे कंसोल 5+3 है वो कैसे होगा, जैसे पहले क्या होगा। ओके, ये जो एग्जाम्पल है ये गलत है क्योंकि कंसोल डॉट लॉग ये प्योर जावास्क्रिप्ट का पार्ट ही नहीं है। तो समझ ले यहाँ पर एक फंक्शन है जो 5+3 को रिटर्न करता है, तो ये तो पार्ट है ना जावास्क्रिप्ट का, जो कोर जावास्क्रिप्ट है। तो पहले ये क्या करता है, उसको प्रेस करता है। प्रेस मतलब एक डोम लाइक स्ट्रक्चर ट्री ट्री क्रिएट करता है। तो एटीएस एब्स्ट्रैक्शन सिंटैक्स ट्री, ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोड कंसोल डॉट लॉग। ओके, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद उसके अंदर है जो B8 इंजन है उसके अंदर एक इंटरप्रेटर है और उसका नाम है ये। और वो क्या करता है, कन्वर्ट कोड इनटू बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद उसके पास इंटरप्रेटर भी है, उसके बाद कंपाइलर भी है। वो क्या करता है ना, फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूटेड कोड को वो मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि हम ओपन करते हैं कुछ भी तो फास्ट लोडिंग होता है, फ्रीक्वेंटली हम लोड करते हैं वेब पेज को, तो वो वेब पेज मशीन कोड में कन्वर्ट होके रहता है तो जल्दी लोड होता है। और एक होता है कि गार्बेज कलेक्टर that automatically clean on user's memory. But the main thing is, as Pusar said, if we not use any data type or function और we just मतलब हम उसको खोला छोड़ दें तो वो मेमोरी कंज्यूम करेगा, बट हमको उसको नल असाइन करना पड़ेगा। मतलब जब एक वेरिएबल हो गया और फंक्शन हो गया उसको उसका रेफरेंस अवेलेबल है कोड में, तब तक गार्बेज कलेक्टर इसको कलेक्ट नहीं करेगा जब तक वो नल नहीं है। उसका रेफरेंस है तो गार्बेज कलेक्टर क्यों रन करे, मतलब उसको निकालेगा, वो बाद में जरूरी हो सकता है तो वो क्यों निकालेगा। तो जब हमको कोई भी वेरिएबल या फंक्शन या कोई भी लूप है उसकी ज़रूरत अब नहीं है तो हम उसको नल असाइन करना पड़ेगा, नहीं तो मेमोरी कंज्यूम होगा। उसके बाद जो V8 इंजन है वो पूरी तरह से C++ में लिखा है। तो जावास्क्रिप्ट कहाँ है, कहाँ है जावास्क्रिप्ट, सब कुछ तो मतलब C++ में लिखा है, तो कहाँ है जावास्क्रिप्ट, कहाँ है, तो जावास्क्रिप्ट कहाँ है। तो जो रिटर्न है C++ में, इट इज a JavaScript engine that press, interpret and compile the JavaScript into machine code. इट इज ए जावास्क्रिप्ट इंजन जो C++ में लिखा है, जो V8 इंजन वो प्रेस करता है, इंटरप्रेट करता है और उसके बाद मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। अगर वो मशीन कोड में कन्वर्ट कर दे रहा है तो हमको क्या ज़रूरत है C++ के साथ एम्बेडेड करने की दोबारा से नोड जेस के केस में। तो देखते हैं क्या होता है अभी। तो ये एक प्यारा कॉन्सेप्ट है, व्हाट V8 इंजन नॉट प्रोवाइड और नॉट पार्ट ऑफ इट। मतलब जो V8 इंजन है उसका पार्ट ही नहीं है। सो जो रन टाइम होता है, बेसिकली जो रन टाइम एनवायरनमेंट होता है वो V8 इंजन का पार्ट नहीं होता। जो रन टाइम, दो प्रकार के रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, ब्राउजर का जो रन टाइम एनवायरनमेंट होता है और नोड जेएस का रन टाइम एनवायरनमेंट होता है। और वो लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं एपीआईज। आपको पता है डॉक्यूमेंट एक एपीआई है, विंडो फेच डॉम वेब एपीआई कैनवा, ये सब ग्रुप एक एक एपीआई है, और फाइल रीडर इस ये सब है, क्रिप्टो, ये हम सबको पता है, ये सब है एपीआईज। सो जावास्क्रिप्ट इज a language and V8 engine that run that language. Node.js browser environment that provide APIs. First of all, what is API? An API, application programming interface, is a set of rules that allow two software system to communicate each other. मतलब हमारे पास एक क्लाइंट सिस्टम है और एक सर्वर, दोनों ही सिस्टम है। ये बस 24 आवर मतलब इंटरनेट के साथ कनेक्ट रहता है। और इसको भी अगर हमारे क्लाइंट मशीन को 24 आवर इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दें, वो भी एक सर्वर बन सकता है अगर हम चाहे तो। तो ये जो एपीआई है
ये इन दोनों में कम्युनिकेट करता है। क्लाइंट से कुछ डाटा लेता है, मतलब रिक्वेस्ट लेता है, और यहाँ से रिस्पॉन्स ला के क्लाइंट को देता है। तो जैसे कि आप इसे रिलेट करते हो, कर सकते हो एग्जांपल लाइक एक रेस्टोरेंट में एक कस्टमर गया और उसने वेटर को बोला क्या चिकन करी अवेलेबल है। तो वो गया किचन में और पूछा किचन में जो होगा, जो शेफ होगा, क्या किचन करी अवेलेबल है। तो उसने बोला हाँ है। तो वेटर आया कस्टमर को बोला कि हाँ भैया अवेलेबल है। तो कस्टमर ने बोला अबे तू पागल है, अबे तू पागल है, मैंने बोला चिकन करी है तो मुझे तो आके क्यों बता रहा है चिकन करी है, तो ला ना। तो वेटर बोलता है कि हमारे यहाँ पर ऐसे ही होता है, आपने बोला पूछने के लिए तो मैं गया पूछने के लिए, उसके बाद उन्होंने जो बोला मैं आपको आके बोल दिया। तो राइट, मतलब ऐसे ही जो एपीआई है ऐसे ही काम करते हैं। अगर आपने कुछ पूछा तो वो बस उसे पूछेंगे क्या अवेलेबल है। मतलब कुछ एपीआई कॉल करने से पहले हमको पूछना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि क्या अवेलेबल है। अगर नहीं है तो क्या करें, अगर है तो क्या करें। तो पहले पूछना तो पड़ेगा है या नहीं। तो इसी तरह ही एपीआई काम करते हैं। तो नोड जेस, जो मेन टॉपिक था वो नोड जेस था। ये तो सब हम ऐसे ही। ओके, द नोड जेस। पहले तो नोड जेस क्या क्या कंटेंट करता है। बेसिकली नोड जेस, सिंपली नोड जेस, जो सिंपल नोड जेस होता है वो होता है बस इतना ही। V8 इंजन, जावास्क्रिप्ट जो V8 इंजन होता है, और होता है लीव यूवी और प्लस C++ के साथ उसको एम्बेडेड कर देते हैं फॉर रन टाइम। सो ये तीनों ही बस इतना ही है। ये तीनों को मिला दें तो हमारा हो गया नोड जेस। बट जो लीव यू भी है उसके पास बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, हम इसको मतलब इसके साथ जोड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो V8 इंजन है जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन, मतलब उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। लीव यू भी ये प्रोवाइड करता है क्या, इवेंट लूप, जिसके बारे में हम ये वीडियो बना रहा हूँ, बट भटक रहा हूँ बस। ओके, लीव यू भी प्रोवाइड करता है इवेंट लूप, और प्रोवाइड करता है एसिंक्रोनस कोड। एसिंक्रोनस का मतलब तो आपको पता ही होगा। और C++ के साथ बाइंडिंग होता है जो ब्रिज टू ओएस, मतलब इवन दो जेस जावास्क्रिप्ट जो इंजन है V8 इंजन वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, बट वो ओएस के साथ बात नहीं कर सकता। वो इसके साथ बात नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास एसेस नहीं है। तो उसको C++ के साथ एम्बेडेड करने के बाद ही उसके पास फंक्शनैलिटी आती है कि वो ओएस के साथ बात कर सके। तो उसके बाद कोर मॉड्यूल लाइक फाइल रीड करना हो, ये HTTP क्रिप्टो etc, और स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज बिल्ड इन एपीआईज। मतलब बहुत सारी एपीआईज हैं जो हमने एम्बेडेड किया है नोड जेएस में। उसके बाद होता है थ्रेडफुल। थ्रेडफुल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लीव यूबी, जो सी प्रोवाइड करता है इसे। मतलब ये सी लाइब्रेरी है। C++ प्रोवाइड डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस, ये तो हमने पढ़ा, C++ प्रोवाइड करता है। Simply analogy, think of JavaScript as a manager and C++ as a co-worker. C++ as a manager and JavaScript as a manager and C++ as a co-worker. But JavaScript is a single-threaded language and C++ is a multi-threaded language, or it is मतलब nearly machine code. So how JavaScript is a manager and C++ is a co-worker? Because the मैनेजर को पता है कैसे काम करवाना है। ओके, और जो एम्प्लॉय है इसको काम कैसे करना है पता है, बट मैनेजर जो है काम करवाना जानता है। तो इसके लिए ये मैनेजर है, ये काम करवाता है C++ के साथ, मतलब C++ से। ओके, सो जावास्क्रिप्ट गिव टास्क, जावास्क्रिप्ट एक टास्क दिया, C++ डोज हैवी वर्क,
सीपीयू रिलेटेड वर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बात करना, ये सब सी प्लस प्लस ने किया। उसके बाद रिटर्न कर दिया रिजल्ट, जावा स्क्रिप्ट कंटिन्यू द प्रोग्राम। बिकॉज अगर सी प्लस प्लस जावा स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में जो आउटपुट उसको नहीं दिया तो आगे का कोड कैसे रन होगा। अगर कोई टास्क गया था, सीपीयू रिलेटेड टास्क, उसके बाद उसको रिटर्न करना था कुछ डाटा, वो डाटा अगर जावा स्क्रिप्ट की स्ट्रिंग के फॉर्मेट या जावा स्क्रिप्ट के नंबर के फॉर्मेट में नहीं होगा तो जावा स्क्रिप्ट तो नहीं समझ पाएगा ना। तो आगे का कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा, जो सिंगल थ्रेड है वो आगे आगे कैसे जाएगा। ओके ओके, the worker does the task but the manager control the whole program. Okay, JavaScript control the whole program, but he gives some task or heavy task to the C++, and after he complete the task it give to again JavaScript in JavaScript format. Key idea: value return to JavaScript because the program execution environment is JavaScript. C++ only perform native system operation. नेटिव सिस्टम मतलब लाइक ये जो कैमरा को एक्सेस करना, मतलब हार्डवेयर को एक्सेस करना। जैसे कि ये माइक एक हार्डवेयर है, इसको जावास्क्रिप्ट एक्सेस नहीं कर सकता, इसको सी प्लस प्लस एक्सेस कर सकता है। और लाइक ये कैमरा, ये सब कुछ है जो सी प्लस प्लस एक्सेस कर सकता है, या वाईफाई, वाईफाई एक हार्डवेयर होता है, उसको एक्सेस करना पड़ता है। result must return so javascript can keep run that program में, तो हमने बात की। उसके बाद जावास्क्रिप्ट के पास एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। ये क्या है, ये एक प्रोसेस है। तो ये एक प्रोसेस है। तो ये एक प्रोसेस है, ये है मेन थ्रेड मतलब सिंगल थ्रेड लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेड लैंग्वेज है और ये इसका मेन थ्रेड है। मेन थ्रेड में क्या क्या होगा, पहले क्या क्या होगा मेन थ्रेड में, पहले पहले प्रोजेक्ट इनिट होगा। इनिट द प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट का सेटअप होगा। उसके बाद इंपोर्ट स्टेटमेंट, जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि ये है इंपोर्ट स्टेटमेंट, ये पहले एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद ये कुछ गलत लिख दिया है मैंने, ओके। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद टॉप लेवल कोड मतलब इंपोर्ट स्टेटमेंट एंड टॉप लेवल कोड एग्जीक्यूट होगी, जो ये है। ये जो देख रहे हो ये इंपोर्ट स्टेटमेंट है और ये टॉप लेवल कोड है। और ये एक फंक्शन भी हो सकता है, फंक्शन ऑल्सो टॉप लेवल कोड। और इफ, while and do while मतलब all the condition check are also part of the what part of top level code. And what is event callback register? So let's discuss event callback register. So what is event callback register? So as you see, like set timeout, set timeout. So this is a event, so this is a event, it run after 5 seconds. So this is the event, but Ranjan Kumar, but the set timeout is a event, it is run after 5 seconds, but this thing is the callback. So this reference, not the, okay, the whole reference, the callback reference are stored in memory or her reference store in the some part of the code। मतलब कहीं पे तो जाके स्टोर होगा ये, मतलब जो भी ये बता रहा है, जो ये जो इवेंट कॉलबैक रजिस्टर होगा, मतलब स्टोर होगा। रजिस्टर का मतलब यही है, स्टोर होगा, मेमोरी में स्टोर होगा।
उसका रेफरेंस शायद स्टोर होगा, क्योंकि हाँ उसका रेफरेंस ही स्टोर होगा। उसके बाद स्टार्ट इवेंट लूप। उसके बाद क्या होगा ना, इवेंट लूप स्टार्ट होगा। इवेंट लूप जब स्टार्ट होगा, ये बाय द वे ये बाहर रहेगा इवेंट लूप। ओके, स्टार्ट इवेंट लूप। इवेंट लूप स्टार्ट होगा। जब इवेंट लूप स्टार्ट होगा तब क्या होगा, एक लूप ही होगा, व्हाइल लूप की तरह या कोई भी लूप की तरह, फॉर लूप की तरह। यहाँ पर हमने ट्रू कर दिया है, मतलब इनफिनाइट चलेगा। बट हमने यहाँ पर कुछ मतलब लिखा है कि चेक इफ एनीथिंग पेंडिंग, क्या पेंडिंग है, नो देन एग्जिट। अगर नहीं है पेंडिंग तो एग्जिट कर लो, अगर पेंडिंग है तो कंटिन्यू करो। तो पहले क्या क्या एग्जीक्यूट होगा, एक्सपायर कॉल बैक फंक्शन। एक्सपायर कॉल बैक फंक्शन का मतलब होता है, ये जो हमने सेट टाइम आउट फंक्शन लिखा है, ये एक फंक्शन है, ये एक कॉल बैक फंक्शन है। ये जो कॉल बैक है, तो आफ्टर 5 सेकेंड इट इज एक्सपायर, तो ये एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हम करेंगे, इस कोड को रन करेंगे। उसके बाद आईओ पोलिंग होगा, जैसे फाइल रीडिंग हो गया और कुछ नेटवर्क कॉलिंग हो गया, ये सब होगा फाइल। उसके बाद सेट इमीडिएट फंक्शन। सेट इमीडिएट फंक्शन क्या होता है, सेट इमीडिएट फंक्शन, सो मेरा लाइट चला गया है। ओके, मैं कुछ भी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ भाई यार, इलेक्ट्रिसिटी नहीं भरा क्या। ओके, नाउ वी हैव द फोन। ओके, ओके सो हम कहाँ पर थे, तो सेट टाइम आउट फंक्शन कॉल। ओके, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। ओके, तो इवेंट लूप स्टार्ट हुआ, एक्सपायर कॉल बैक फंक्शन एक्सपायर हो, अगर कोई भी कॉल बैक फंक्शन एक्सपायर हो गया होगा तो वो रन होगा। उसके बाद हमारा जो फाइल फाइल जो है वो रन होगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर शायद होगा फाइल सिस्टम, यहाँ पर देख सकते हो एफ एस जो फाइल है, हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है फाइल को यूज करने के लिए, और फाइल को इंपोर्ट करने के लिए यूज कर के लिए फाइल इंपोर्ट कर दिया है, तो ये है फाइल सिस्टम है। इसके बाद ये रन होगा। उसके बाद जो है सेट इमीडिएट फंक्शन, आप देख सकते हो ये। उसके बाद सेट इमीडिएट फंक्शन, उसके बाद सेट इमीडिएट फंक्शन रन होगा। तो उसके बाद क्लोज कॉल बैक है, इसके बारे में सर ने कुछ अभी तक नहीं बताया, तो यहीं पे रखते हैं इसको। तो चलिए कुछ कोड हम रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो पहला कोड, जैसे कि हम जानते हैं जैसे कि हम जानते हैं जैसे कि हम जानते हैं पहले क्या होगा, पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, पहले एग्जीक्यूट होगा ये इंपोर्ट स्टेटमेंट एंड टॉप लेवल कोड, पहले एग्जीक्यूट होगा। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या है, ये पहले एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद उसके बाद क्या एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद होगा इवेंट कॉल बैक रजिस्टर। इवेंट कॉल बैक रजिस्टर एग्जीक्यूट नहीं होगा, इवेंट कॉल बैक रजिस्टर होगा। तो ये जो कोड है ये रजिस्टर होगा आफ्टर 0 सेकेंड, मतलब तुरंत एक लूप के बाद। इसे कर देते हैं 4 सेकेंड। आफ्टर 4 सेकेंड ये क्या होगा, मतलब ये तो पहले एग्जीक्यूट मतलब रजिस्टर होगा। रजिस्टर होने के बाद आफ्टर 4 सेकेंड ये कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए, ये आफ्टर 4 सेकेंड। ओके, लाइन आ गया। ओके, आफ्टर 4 सेकेंड इट विल बी कंप्लीटेड, एंड देन देन क्या होगा ना, एक्सपायर कॉल बैक रन होगा। ओके, तो रन करते हैं। तो चलिए रन करते हैं।
ओके, नोड 1-1.js, सॉरी। ओके, जैसे देख सकते हो, हेलो फ्रॉम टॉप लेवल कोड ये रन हुआ, उसके बाद ये रन हुआ। ओके, पहले टॉप लेवल कोड रन होगा, उसके बाद जो जो कॉल बैक है वो रजिस्टर होगा। ये जो कॉल बैक है ये रजिस्टर हुआ। उसके बाद इवेंट लूप स्टार्ट होगा। इवेंट लूप पे क्या आएगा? इवेंट लूप जब स्टार्ट होगा, इवेंट लूप में क्या आएगा? जब इवेंट लूप स्टार्ट होगा, इवेंट लूप चेक करेगा, अगर कोई एक्सपायर कॉल बैक है तो वो पहले एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद जो फाइल का ऑपरेशन कुछ है तो ये एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद सेट इमीडिएट जो भी फंक्शन होगा वो एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद क्लोज कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और ये रिपीटेडली होता रहेगा जब तक, कब तक होगा? जब तक, अगर जब तक कोई भी टास्क पेंडिंग नहीं है तब तक होगा। अगर पेंडिंग है तो कंटिन्यू होगा, अगर पेंडिंग नहीं है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, मत सॉरी, एग्जिट हो जाएगा। तो ओके, तो हम सेकंड को रन करते हैं। तो इसको रन करते हैं, इसका आउटपुट क्या होगा आप देख सकते हो। गेस करो इसका आउटपुट क्या होगा। तो इसका जो आउटपुट होगा, पहले टॉप लेवल कोड एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद ये दोनों क्या हो गए ना, रजिस्टर हो गए। ये जो कॉल बैक है ये दोनों रजिस्टर हो गए। ये दोनों कॉल बैक रजिस्टर होने के बाद इवेंट लूप रन होगा। ये जो इवेंट लूप है ये रन होगा। उसके बाद ये चेक करेगा क्या कोई भी एक्सपायर कॉल बैक है, क्या है। हाँ, ये दोनों होने के बाद, मतलब रजिस्टर होने के बाद ये दोनों को क्या 0 सेकेंड के बाद ये क्या हो जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे, मतलब एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद ये दोनों रन होंगे। तो पहले रन होगा ये, उसके बाद सेट टाइम आउट फंक्शन रन होगा, उसके बाद सेट इमीडिएट फंक्शन, सॉरी सेट इमीडिएट जो ये कोड है ये रन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यस, जैसे कि हमने बोला था, पहले टॉप लेवल कोड रन हुआ, उसके बाद इमीडिएट कोड रन हुआ, इमीडिएट कोड रन हुआ। बट क्यों? ये तो सेट टाइम आउट कोड रन हुआ, उसके बाद इमीडिएट कोड रन हुआ, उसके बाद टाइमर कोड रन हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पर ओके, हम्म, तो हमने तो बोला था पहले टॉप लेवल कोड रन होगा, उसके बाद वो कॉल बैक रजिस्टर होगा, उसके बाद जो एक्सपायर कॉल बैक है वो रन हो जाएगा। उसके बाद फाइल फंक्शन है जो वो रीड करके बाद वो रन होगा, उसके बाद सेट इमीडिएट रन होगा। ये तो थर्ड में रन होने वाली थी सेट इमीडिएट, बट तो ये तो हमारे केस में तो ये सेकंड में रन हो गया सेट इमीडिएट। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो टॉप लेवल कोड रन हुआ, टॉप लेवल कोड रन हुआ और इंपोर्ट स्टेटमेंट का कोड रन हुआ। उसके बाद जो इवेंट लूप है वो रजिस्टर हुआ मेमोरी में। उसके बाद स्टार्ट इवेंट लूप, इवेंट लूप स्टार्ट हुआ। इवेंट लूप जब स्टार्ट हुआ, इवेंट लूप जब स्टार्ट हुआ तो उसने क्या किया, उसने चेक किया कौन कौन सी कोड अभी, मतलब एग्जीक्यूट, मतलब वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो उसने देखा कि ये तो हमारे पास फाइल नहीं है, अभी सेट इमीडिएट फंक्शन है, तो सेट इमीडिएट फंक्शन को रन कर दिया। उसके बाद जो सेकेंड लूप हुआ, सेकेंड फेज में उसने क्या किया ना, एक्सपायर कॉल बैक फंक्शन को रन कर दिया। ओके, उसके बाद हम जाते हैं थर्ड। ओके, इसको गेस करो ये क्या होगा। ओके,
इसको हम गेस करेंगे 3 हाइफन। सो पहले तो ये कंसोल रन होगा, टॉप लेवल कोड रन होगा, उसके बाद सेट टाइम आउट रन होगा, उसके बाद हेलो फ्रॉम इमीडिएट ये रन होगा, उसके बाद ये फाइल सिस्टम रन होगा। इवन दो इसका जो प्रायोरिटी था ये सेकंड में रन होने वाला था, बट जो फाइल सिस्टम है वो टाइम लगेगा। तो इसके बाद जब दोबारा लूप आएगा तो फाइल सिस्टम रन हो जाएगा। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं हेलो फ्रॉम टॉप लेवल कोड, उसके बाद हेलो फ्रॉम इमीडिएट, देन हेलो फ्रॉम टाइमर, देन फाइल रीड कंप्लीटेड, फाइल रीड कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चलिए शुरू करते हैं फॉर। फॉर में क्या होगा, फॉर में भी वही, ऐसा कुछ है नहीं। फॉर इसको थोड़ा सा पहले टॉप लेवल कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद नोड फॉर हाइफन, नोड फॉर हाइफन फॉर डॉट जेस। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो पहले टॉप लेवल कोड एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद हेलो फ्रॉम इमीडिएट रन हुआ, उसके बाद हेलो फ्रॉम टाइमर रन हुआ, उसके बाद फाइल रीड में गया, उसके बाद इमीडिएट फंक्शन रन हुआ, उसके बाद टाइम 3 रन हुआ। जैसे कि सीक्वेंस में था ऐसे ही रन हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, हमने जैसे ही सोचा था ऐसे रन हुआ। उसके बाद ये इसको रन करते हैं, इसको हम रन करते हैं। ये कोड मैं आपको समझाता हूँ अभी। तो हमने एक फाइल इंपोर्ट किया है, उसके बाद इंपोर्ट क्रिप्टो फ्रॉम क्रिप्टो, उसके बाद हमने कॉन्स्ट स्टार्ट करके डेट डॉट नाव को कॉल कर दिया है। डेट डॉट नाव को कॉल करने के बाद हमने एंड में क्या किया, चलिए एंड में हमने क्या किया, कंसोल में क्या कर दिया, डेट डॉट नाव माइनस स्टार्ट। तो हमारे पास जो शुरू हुआ उसके बाद कब खत्म हुआ उसका टाइम हमको मिल जाएगा। प्रोसेस डॉट ई एन बी डॉट यू बी डॉट थ्रेड पुल साइज, हमने थ्रेड पुल साइज ऐड कर दिया। जैसे कि आप कोई भी सिस्टम है उसका पास सीपीयू होता है, कोर और थ्रेड नाम की कोई चीज़ होती है, आपको पता ही होगा अगर आपने पढ़ा होगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो हमारे जो सिस्टम है, मेरे सिस्टम में तो 10 थ्रेड है, तो अभी मैंने 8 लिखा है। तो ये जो सेट टाइम आउट है, सेट इमीडिएट फंक्शन है, इसके बाद है फाइल रीड। सो इसको थोड़ा सा समझना मुश्किल हो रहा है आपके लिए, मैं जान सकता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मेसी है कोड। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले कुछ छोटे से शुरू करते हैं, इसको पहले से हटा देते हैं, इस सबको हटा देते हैं। ओके, डिलीट करते हैं। उसके बाद इसको चेक करते हैं कितने देर में ये रन हो रहा है। नोड ओके, पासवर्ड 5 हैज बीन हैश्ड। इसने इतना सेकंड लिया, 10 सेकंड लिया। तो भाई मेरा तो सिस्टम शायद काम ही नहीं कर रहा। मतलब एक ही कोड को रन होने, मतलब एक क्रिप्टोग्राफी मतलब पासवर्ड जनरेट करने में इसको इतना समय लग गया, तो सिस्टम थोड़ा सा हैंग है मेरा। अगर मैं
अभी इसी तरह और 4 ऐड करूँगा, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। तो चेक करते हैं अभी क्या आउटपुट आ रहा है। ओ भाई कितना समय लग रहा है। ओके, हमने 4 टास्क रन किए और चारों की चारों रन हो गया 12 सेकंड, 13 सेकंड, 13 सेकंड। अगर मेरे पास एक ही थ्रेड में यूज करूं तो क्या होगा देखते हैं। एक ही थ्रेड यूज कर रहा हूं तो देखते हैं क्या होता है। 10 सेकंड तो लगेगा ही लगेगा, उसके बाद क्या होता है देखते हैं। 12 सेकंड, 12 सेकंड, 13 सेकंड, 15 सेकंड। ओके, ये तो बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा है। पता नहीं ये कुछ गलत आउटपुट दे रहा है, क्लास में तो ऐसा आउटपुट नहीं दिया था। और जैसे कि ये भी देख सकते हो आप, मतलब जैसे कि क्लास में ऐसा डिस्कस हुआ था कि पहले ये रन होगा, सेट टाइम आउट रन होगा, उसके बाद सेट इमीडिएट रन होगा। बट अगर हम इसको हेलो कंसोल को हटा लेंगे तो पहले ये सेट इमीडिएट फंक्शन रन होगा, पहले ये सेट इमीडिएट फंक्शन रन होगा। बट ये उल्टा हो रहा है। नहीं नहीं, यहाँ पर तो हुआ सेट इमीडिएट पहले हुआ, बट इसको लगाने के बाद भी सेट इमीडिएट फंक्शन पहले रन हो रहा है, हेलो फ्रॉम इमीडिएट। पता नहीं क्या हो रहा है, सेट इमीडिएट फंक्शन पहले रन हो रहा है। तो देख सकते हैं ये जो हमने बात की जो थ्रेड के बारे में, जो बाय डिफ़ॉल्ट 4 होता है, पर मैक्सिमम आपका जितना कैपेसिटी है आपके सिस्टम का आप उतना ले सकते हो। ओके, तो उसके बाद जो इवेंट कॉल बैक फंक्शन है वो जाके कहीं पर तो रजिस्टर होके रहेगा ना, यहाँ पर रजिस्टर होके शायद समझ लो एक मेमोरी का एक स्पेस है, यहाँ पर वो रजिस्टर होके रहा। उसके बाद उसके बाद ये जो है ये तो 0 सेकंड है, इसके अगर भाई 3 सेकंड कर लेते हैं, सॉरी 3 सेकंड कर लेते हैं, तो क्या होगा आफ्टर 3 सेकंड इट गोज टू ए क्यू और डिफरेंट क्यूज टू डिफरेंट टास्क। हमारे पास बहुत सारे क्यूज है इन नोड जेस, टाइमर क्यू है, आईओ क्यू है, इमीडिएट क्यू है, नेक्स्ट क्यू है, माइक्रोटास्क क्यू है। तो सबका एक एक अलग तरीके क्यू है। ये जो इवेंट कॉल बैक फंक्शन है इसका क्यू क्या होगा, ये टाइम क्यू, क्योंकि इसको हमने सेट टाइम आउट के फंक्शन में रखा था, ये सेट टाइम आउट के फंक्शन हमने रखा था, तो ये सेट टाइम आउट के क्यू में जाएगा। उसके बाद उसके बाद इवेंट लूप चेक करेगा, यहाँ पर काउंट भी हो रहा होगा, इवेंट लूप चेक करेगा, इसका रेफरेंस यहाँ पर पास होगा, इवेंट लूप चेक करेगा, अब इसका बारी है। तो हमारे जो नोड जैसे उसके पास बहुत सारे क्यूज है, आप लोग देख सकते हैं लगभग 5-6 है, बट जो इवेंट लूप है वो एक ही है। इवेंट लूप है, इवेंट लूप जो है वो बार बार जाके चेक करेगा कि इन क्यू में से किसको लेना है और किसका काम खत्म हो गया है, तो हम उसको ले लेंगे। बट ऑल्सो ही चेक दैट क्या कॉल स्टैक अभी एम्प्टी है। अगर कॉल स्टैक एम्प्टी है तभी इन क्यू में से जिसका नंबर होगा उसको ला के कॉल स्टैक के अंदर दे देगा और उसका एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा और एग्जीक्यूशन आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने रेफरेंस पास करेंगे तो वो रन हो जाएगा तो एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह से होगा क्योंकि हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, तो उसके पास एक ही थ्रेड है, तो एक ही थ्रेड में मेन थ्रेड एक ही है। सो इसलिए वो सी प्लस प्लस का सी का यूज करता है, सी लाइब्रेरी उसका नाम जो लीब यू भी वो प्रोवाइड करता है पूल थ्रेड, उसको डेड पूल भी बोल सकते हैं, मैं तो बोलता हूँ। और ये सब फंक्शनैलिटी वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद ऑपरेशन दैट यूज लीब यू बी थ्रेड फुल। तो मैं आपको ये वाला फाइल मतलब ये लिंक में दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं ये सब कुछ।
बहुत टाइम लगा इसको मतलब लाने में और रिसर्च करके इसको ढूंढ के इसको ऐसे सजाने में। तो जो फाइल सिस्टम है वो सब कुछ आता है libviewbee और थ्रेडपुल। थ्रेडपुल जो है वो libviewbee के अंडर आता है। डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट फॉर थ्रेड होता है। और ऑपरेशन दे डू नॉट यूज थ्रेडपुल। ऑपरेशन दे डू नॉट यूज थ्रेडपुल। थ्रेडपुल कौन कौन यूज नहीं कर रहा है, जैसे कि HTTP रिक्वेस्ट है वो थ्रेडपुल यूज नहीं करता है। कोई नेटवर्क कॉल है वो भी थ्रेडपुल यूज नहीं करता है। वो मेन थ्रेड में ही हो जाता है। ओके। और लाइक टाइमर फंक्शंस हो गए, माइक्रो टास्क हो गए, नेक्स्ट टास्क की हो गए, डीएनएस। डीएनएस तो पता ही होगा, नेटवर्क कॉल जो होता है डीएनएस के जरिए होता है। ये सब कुछ मेन थ्रेड में होता है। सो शॉर्ट मेमोरी विजन थ्रेडफुल। ओके। ओके, नेटवर्क कॉल ऑल्सो ये सब थ्रेडफुल में नहीं होता। बेसिकली जो थ्रेडफुल में होता है ये हमने लिख रखा है यहाँ पर, ये फाइल रीड राइट फाइल, ये सब कुछ थ्रेडफुल के अंदर होता है। ओके। सो जैसे ही क्लास में डिस्कस हुआ था कि इस कंसोल को हम जब कमेंट कर देते हैं तो हमारा आउटपुट पहले इमीडिएट फंक्शन रन होगा, उसके बाद टाइम और फंक्शन टाइम रन होगा, मतलब सॉरी सेट इमीडिएट फंक्शन रन होगा, उसके बाद सेट टाइम फंक्शन रन होगा। पर मेरे केस में ये जो है ये बिना कमेंट के ही ये रन हो रहा था, तो कुछ तो गड़बड़ है मेरे कोड में। सो ये जो आउटपुट है ये क्यों ऐसा रन हो रहा है, तो टॉप लेवल कोड रन फर्स्ट, टॉप लेवल कोड पहले रन होगा, बट हमारे केस में कोई भी टॉप लेवल कोड यहाँ पर नहीं है। उसके बाद सेट टाइम आउट रजिस्टर होगा और सेट इंटरमीडिएट कौन होगा, रजिस्टर होगा, इमीडिएट सॉरी। उसके बाद इवेंट लूप स्टार्ट होगा। इवेंट लूप में जो पुलिंग फेज है उसके पास कोई भी टास्क नहीं होगा, इवेंट लूप में कोई भी टास्क नहीं है। अभी के लिए इवेंट लूप पे कोई भी टास्क नहीं है क्योंकि अभी अभी ये दोनों रजिस्टर हुए हैं, ये दोनों रजिस्टर हुए हैं, बट ये दोनों खत्म नहीं हुए, वो दोनों एक्सपायर नहीं हुए। तो ये दोनों अगर एक्सपायर नहीं हुए हैं तो इस जो इवेंट लूप के पास अभी कोई भी टास्क नहीं है। सॉरी, टास्क नहीं है का मतलब क्या है, इवेंट लूप के बाद अभी क्या टास्क है देखते हैं। ओके, हमारा इवेंट लूप स्टार्ट हुआ, इसने चेक किया कोई भी फाइल रीड नहीं है, बट इसने देखा कि सेट इमीडिएट फंक्शन का बारी है। तो जब सेट इमीडिएट फंक्शन का बारी आया उस समय जो सेट इमीडिएट का कोडिंग फेज है वो एक्सपायर हो चुका होगा, तो ये सेट इमीडिएट फंक्शन रन हो जाएगा। और नेक्स्ट इटरेशन में जब इवेंट लूप स्टार्ट होगा तब जाके सेट टाइम आउट जो रजिस्टर होके रहा होगा वो रन होगा, उसका रेफरेंस होगा तो वो रन हो जाएगा और कंसोल हो जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट रन ए सिंगल मैन थ्रेड, ये तो हमको पता है, बहुत बार भूल चुके हैं ये सब कुछ। When asynchronous API are called, task are delegate हो जाता है। Operating system asynchronous APIs leave you be thread pull workers. When those tasks completed, their callback are placed into specific queue। जैसे कि हमने बात किया था बहुत सारे क्यूज होती है, 5-6 क्यूज होती है नोड जेएस में, बट नोड जेएस has one event loop that continuously check those queues. When the call stack became empty, the event loop push that callbacks callback फंक्शन का जो होने के बाद जो रेफरेंस मिला है उसको पुश कर देता है क्यू में, और क्यू को फिर से क्यू में जो है उसको भेज देते हैं हम कॉल स्टैक में, तो वो रन हो जाता है। तो आप देख सकते हो, तो जावास्क्रिप्ट का जो मेन थ्रेड है उसके अंदर क्या होता है, कॉल स्टैक होता है जो V8 इंजन होता है, और एक इवेंट लूप होता है जो लीव यूबी जो सी लाइब्रेरी है वो होता है। जब कॉल स्टैक का काम होता है कॉल स्टैक करता है, जो जो कोई एसिंक्रोनस टास्क होता है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम के पास दे देते हैं, जैसे कि नेटवर्क कॉल हो गया। और जो टास्क क्या होगा थोड़ा सा टाइम लेगी या
जैसे हमने डिस्कस किया, जो फाइल होगा रीड होगा या सीपीयू इंटेक्स टास्क होगा, वो सारे चीज़ें हम दे देते हैं थ्रेड पूल को। वो सिंक्रोनसली कोड को, क्रिप्टोग्राफी होगा, ये सब थ्रेड पूल करके हमको कॉल स्टार्ट कॉल बैक क्यू को दे देता है। बहुत सारे कॉल बैक क्यू है, हमने डिस्कस किया। उसके बाद वो कॉल बैक क्यू क्या होता है, इवेंट लूप चेक करता है क्या कॉल स्टैक एम्प्टी है। तो बहुत सारे कॉल बैक क्यू हैं, उनमें से चेक करता रहता है। तो जिसका नंबर होगा उसको कॉल बैक में इंजेक्ट कर देगा, तो फंक्शन रन हो जाएगा। The event loop is part of libUV, okay, and run on the main thread. The event loop, जो event loop है, is part of libUV and run on the main thread. जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, जो मेन थ्रेड जो libUV जो है, ये पार्ट ऑफ मेन थ्रेड। बट हमको पता है जो मेन थ्रेड है, ओनली कॉल स्टैक रहता है मेन थ्रेड में, बट नहीं, मेन थ्रेड में इवेंट लूप भी रहता है। तो जो काम कॉल स्टैक करना को होता है वो करता है, जो इवेंट लूप करना पड़ता है वो करता है। वो जैसे कि ये लिखा है, द इवेंट लूप इज पार्ट ऑफ, सॉरी, द इवेंट लूप इज पार्ट ऑफ लीव यूवी। इवेंट लूप जो है पार्ट ऑफ लीव यूवी है, एंड रन ऑन द मेन थ्रेड। ये तो मेन थ्रेड में ये रन होता है लीव यूवी। सो आज के लिए इतना ही। कुछ कोड मेसी हो गया, मुझे खुद भी पता नहीं चल रहा है ये क्यों हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, पहले क्या रन होना चाहिए, पहले सेट टाइम आउट फंक्शन रन होना चाहिए, उसके बाद सेट इमीडिएट रन होना चाहिए। बट ये क्या हो रहा है देखो, बट हेलो फ्रॉम इमीडिएट रन हो गया पहले, उसके बाद ओके ओके, इस केस में तो पता चल रहा है सेट टाइम मतलब हेलो फ्रॉम टाइम और बाद में रन होगा, क्योंकि ये डिले है, अगले लूप में ये होगा। बट जीरो, मैंने जीरो दिया तो क्या होगा, तब भी ऐसा हो रहा है, इमीडिएट फंक्शन पहले रन हो जा रहा है और जो सेट टाइम आउट फंक्शन बाद में रन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है। तो अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है, अगर कोई चाय कोड कम्युनिटी में कोई देख रहा है, या चाय कोड में जो हितेश सर है और पीयूष सर है और अनिरुद्ध और आकाश सर है देख रहे हैं, तो मुझे बताइए ये क्यों हो रहा है। मुझे खुद भी पता नहीं चल रहा है ये क्यों हो रहा है। जैसे कि पीयूष सर ने बोला था, अगर इसको कमेंट करेंगे, इस कंसोल को टॉप लेवल कोड का अगर कमेंट करेंगे, तभी जाके जो सेट इमीडिएट फंक्शन रन होगा पहले, उसके बाद ही जाके सेट टाइम आउट फंक्शन रन होगा। बट इन माई केस मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर कंसोल लॉग है मेरे पास, अभी मैंने कमेंट नहीं किया, फिर भी सेट इमीडिएट पहले रन हो रहा है। पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है जो पहले जो लूप होगा उसके अंदर जब मतलब चेक कर रहे होगा लूप, जो पहला जो लूप ये जो है, ये जो पहले वाला लूप है, सॉरी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पहला वाला जो लूप है, पहले तो से इंपोर्ट स्टेटमेंट रन हो जाएगा, उसके बाद टॉप लेवल कोड रन हो जाएगा, उसके बाद इवेंट कॉल बैक रजिस्टर हो जाएगा, इवेंट कॉल बैक जो सेट टाइम आउट और सेट इमीडिएट रजिस्टर हो जाएगा। बट जो सेट टाइम आउट है वो कंप्लीट नहीं हुआ होगा। 0 सेकेंड है, मतलब मिनिमम 0 सेकेंड है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसा है भी, मतलब अगर आप 3 सेकेंड दो तो 3 सेकेंड में एग्जीक्यूट नहीं होता। अगर जो टॉप लेवल कोड बहुत ज़्यादा है, तो टॉप लेवल कोड ख़त्म होने के बाद ही जाके जो ये जो इवेंट लूप जो है, इवेंट लूप में जो है वो रन होगा। ओके, मतलब मिनिमम जो हमने लिखेंगे 3 सेकेंड 4 सेकेंड वो मिनिमम है, बट मैक्सिमम कितना भी हो सकता है उसका हमको पता नहीं। इट डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम और डिपेंड्स ऑन द टॉप लेवल कोर्स दैट वी राइट है। सो मुझे ऐसा लगता है जो एक्सपायर कॉल बैक फंक्शन में जब चेक कर रहे होंगे, उस समय जो सेट टाइम आउट है, ये जो सेट टाइम आउट है अभी तक क्या होगा ना, अभी तक ये एक्सपायर नहीं हुआ होगा। तो अगर ये जो सेट टाइम आउट एक्सपायर नहीं हुआ है, तो वो चेक करेगा जो फाइल सिस्टम है या नहीं, मतलब फाइल रीडिंग है या नहीं। फाइल रीडिंग तो नहीं है हमारे पास, कोई भी एसिंक्रोनस कोड मतलब नहीं गया है, इसके ऊपर नहीं गया है, मतलब ये जो है पूल थ्रेड में नहीं गया है। तो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद सेट इमीडिएट आएगा। तो सेट इमीडिएट रन हो जा रहा है, और उसके बाद ये तो फिर से लूप, फिर से दोबारा एक और फेज होगा और ये सब चेक होगा। नहीं नहीं, ये तो पहले चेक हो चुका है, ये अभी चेक नहीं होगा।
फिर यहीं से चेक हुआ, इस लूप पे हम अभी अटके हैं तो इस लूप में ही फेज होगा। तो इस लूप में जब आएगा इसके बाद दिखेगा कॉल फ्रेज, मतलब सॉरी एक्सपायर कॉल बैक। तो मुझे लगता है अभी अभी हो जाए, मतलब अभी हो गया होगा, जो सेट टाइम आउट अभी हो गया होगा। इवन तो 0 सेकेंड है फिर भी ये टाइम ले रहा है, पता नहीं क्यों। तो अभी हो गया होगा, तो अभी जो सेट टाइम आउट फंक्शन है वो रन हो गया होगा, हुआ होगा। तो इसी वजह से इमीडिएट फंक्शन पहले रन हो रहा है और उसके बाद ही जाके सेट टाइम आउट फंक्शन रन हो रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो सर आप ही कुछ हल बताइए इसका, क्या हो रहा है मुझे खुद भी नहीं पता चल रहा है, बट मुझे तो लगता है मैं 90% मतलब सही हूँ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ ये वीडियो हितेश सर या सॉरी पीयूष सर को भेजिए, मुझे पता नहीं चल रहा है इससे कैसे हैंडल करें और क्या गलत हो रहा है मुझसे, और जो मैंने बोला है वो सही है। मुझे तो लग रहा है सही है सर, आप बताइए। तो थैंक यू।